प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आपका साधर्मिक बंधु बहुत बहुत स्वागत करता है आपका जागो जैनो जागो इस सीरीज़ के एपिसोड 1 में। सर्वप्रथम तो खूब खूब अनुमोदना आपकी सम्यक ज्ञान की रुचि की, जो आपको इस YouTube चैनल पर खींच कर लेकर आई है। ख़ास अनुमोदना आपके सम्यक पुरुषार्थ की, क्योंकि ये सम्यक पुरुषार्थ आपको लेकर जाएगा एक कदम आगे श्री जिनेश्वर परमात्मा के जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म और जैनाय धम्मो सिद्धांतों की ओर। तो आइए कुछ वार्तालाप करते हैं वितराग की दृष्टि से और विज्ञान की दृष्टि से कि हमारे गृह में आने वाला प्रत्येक खाद्य पदार्थ क्या भक्ष्य है या वो अभक्ष्य है। कुछ प्राथमिक बातों के विषय में पहले चर्चा विचारणा कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, जैनों के गृह में कोई भी खाद्य पदार्थ इंग्रेडिएंट बिना पढ़े तो आना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज के युग की ट्रेजेडी ये है कि हम या तो इंग्रेडिएंट्स पढ़ते ही नहीं, या तो पढ़ के हमें वो इंग्रेडिएंट्स समझ में आते ही नहीं, और यदि पढ़ के और समझ के भी हो जाए तो हम उन इंग्रेडिएंट्स की ओर उपेक्षा बुद्धि से हम उन्हें ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे कि चलता है, क्या फ़र्क पड़ता है, बिंदास बेधड़क हम तो खा सकते हैं, चाहे वो जिनेश्वर की आज्ञा के विपरीत ही क्यों ना हो। तो आज समझने का प्रयत्न करते हैं एक ऐसे ही कॉमन डेली रूटीन नॉर्मल लाइफ प्रोडक्ट मैदा। आपको लगेगा इसमें क्या भक्ष्य क्या अभक्ष्य, किंतु जब आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचेंगे तब आपके अज्ञान के बहुत सारे आवरण हटने वाले हैं, आपके भीतर बहुत सारी जागृति प्रज्वलित होने वाली है। तो तैयार हो जाइए मैदा और मैदा प्रोडक्ट्स के विषय में जानने के लिए। ऐसे तो मैदा प्रोडक्ट्स की रेंज बहुत विशाल है, चॉकलेट से लेके बिस्किट तक, पाव से लेके ब्रेड तक, पिज़्ज़ा से लेके पास्ता तक, बाहर के कोई भी फरसान और नान कुलचा वगैरह होटल प्रोडक्ट्स इत्यादि इत्यादि इत्यादि। किसका नाम ले और किसका नहीं। मैदे के बेस के बिना तो आज के ज़माने में कोई प्रोडक्ट मानो बनता ही नहीं। अब इस मैदे में ऐसा क्या है कि ये हमारे जीवन के लिए खतरनाक और हानिकारक भी प्रमाणित हो सकता है। आइए पहले विज्ञान की दृष्टि से जानते हैं। वितराग के बदले मैंने विज्ञान का चयन पहले इसलिए किया है क्योंकि ये एक बड़ा ही हृदय विदारक सत्य है कि आज के ज़माने में हम विज्ञान की बोलबाला तो मानते हैं, किंतु वितराग वचन पर अखंड अटूट दृढ़ और अटल श्रद्धा नहीं रखते। और विज्ञान तो सहस्त्रों वर्षों के पश्चात कोई एक वस्तु सिद्ध करता है, परंतु अनंत जिनेश्वर जो हमें बोलकर गए हैं उनकी आज्ञा को हम उपेक्षा करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी कमी है जिसे हमें ठीक करना ही होगा। तो आइए विज्ञान की दृष्टि से समझते हैं। पहले तो मैदे में होता है एलॉक्सेन नाम का केमिकल, ALLOXAN, एलॉक्सेन नाम का ये केमिकल जो कि इंजेक्ट किया जाता है निरोगी पशुओं में। लेबोरेटरी में इसके इंजेक्शन्स खास दिए जाते हैं उन निरोगी पशुओं में डायबिटीज़ पैदा करने के लिए। और ये डायबिटीज़ पैदा करके साध्य क्या होगा, तो डायबिटीज़ पैदा करने के पश्चात डायबिटीज़ की मेडिसिन या औषधि जो उसका प्रतिकार करने के लिए जो इजाद करनी है, ऐसी डायबिटीज़ की मेडिसिन खोज निकालने के लिए प्रथम तो इन पशुओं को इतनी सारी वेदनाओं का सामना करना पड़ता है, उन पर इतने सारे टॉर्चर और इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ये एलॉक्सेन नाम का केमिकल इस मैदे में है। मतलब आप सोचो कि अगर आप निरोगी हो तो आपको अवश्य डायबिटीज़ हो सकता है मैदा खाने के बाद। यदि आपके बहुत प्रचंड पुण्यानुबंधी पुण्य है तो आपको कदाचित ना भी हो, किंतु हम क्योंकि कलिकाल में जन्मे हैं और क्योंकि हम बहुत सारे रोगों से घिरे हुए और ग्रस्त हैं, इसलिए हम इस पॉसिबिलिटी को बिल्कुल नहीं नकार सकते कि हम फ्यूचर में डायबिटीज़ के शिकार अवश्य से हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, एलॉक्सेन के बाद दो ऐसे केमिकल्स जो यूएस में बैंड है लेकिन भारत में चलते हैं, क्लोरीन ऑक्साइड और बेंजोइक पेरोक्साइड। ये दो केमिकल्स को यूएस स्लो पॉइजन मानता है, लेकिन भारत को स्लो पॉइजन अपनी प्रजा को खिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। पॉइंट नंबर 3, मैदा खाने से
आपके पैनक्रिया के बीटा सेल्स किल हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। और ये बीटा सेल्स इंसुलिन को रेगुलेट करने में बहुत काम की चीज़ है, जिसका कारण जिसका मतलब आपके अगर बीटा सेल्स ही मर गए तो इंसुलिन रेगुलेट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण फिर से डायबिटीज़ की शक्यता खड़ी हो जाती है। ये 3 तो हमने देखे विज्ञान के पॉइंट्स, और विज्ञान मानता है कि मैदा स्लो पॉइजन है। अच्छा, और चौथा पॉइंट एक स्मरण में आया इसलिए बोलता हूँ कि मैदा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में फंस जाता है, उसको क्लियर होने नहीं देता, जिसके कारण उदर से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। तो ये तो हो गया विज्ञान का दृष्टिकोण, लेकिन आइए अब वितराग सर्वज्ञ श्री जिनेश्वर देव क्या बोलते हैं वे हम श्रवण करें। पॉइंट नंबर 1, पहले तो कुछ टर्म्स से हमें परिचित होना पड़ेगा, और पहले टर्म का नाम है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब हमारी भाषा में सड़न गलन की प्रक्रिया। अब देखिए, कोई भी फाइनल प्रोडक्ट अभक्ष्य कब बनेगा? जब उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब उसका उत्पादन करने की जो प्रक्रिया है वही अगर मूल से गलत हो, या फिर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ वस्तु डाली जा रही हो जो कि जिनेश्वर के आज्ञा के विपरीत है, तो और मैदे में तो ये दोनों ही प्रकार का खतरा रहता है। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि ये सड़न गलन की जो प्रक्रिया है वो की कैसे जाती है। अब सबसे पहले तो ये टर्म के साथ आप एकदम यूज्ड टू हो जाइएगा, क्योंकि लगभग हर वीडियो में फर्मेंटेशन का एक बार तो मैं नाम लूँगा ही, क्योंकि आज के ज़माने में बाहर का कोई भी प्रोडक्ट बिना फर्मेंटेशन के बन सकता ही नहीं। अब आपको लगेगा कि फर्मेंटेशन तो दही में भी होता है, क्योंकि हम दूध में जो डालते हैं और उसके बाद जो दही जमता है ये तो सारा चीज़ें उसमें भी होता है, लेकिन वहाँ पर नेचुरली होता है, रासायनिक प्रक्रिया से केमिकल रिएक्शन से होता है, और नेचुरली होने के कारण वो हानिकारक भी नहीं है, और दूसरा उसमें जीवोत्पत्ति भी रही हुई नहीं है कुछ काल तक। मतलब हम दही के काल के विषय में, छाछ के काल के विषय में भी हम जानेंगे आगे इस वीडियो सीरीज़ में। परंतु यहाँ पर हम जिस सड़न गलन की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं वो फैक्ट्री में आर्टिफिशियल तरीके से किया जाता है, और कैसे किया जाता है आइए जानने का प्रयत्न करते हैं। तो यीस्ट नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये यीस्ट वास्तव में होता है YEAST यीस्ट, जिसके दाने आजकल मार्केट में मिलते हैं। वास्तव में ये यीस्ट फंगस है। फंगस मतलब नील फूग, और हमारे भाषा में, जैनिज़्म के भाषा में अनंतकाय। अनंतकाय मतलब एक गोला है, उस गोले में असंख्य प्रतर है। प्रतर माने आप फ्लोर पकड़ लीजिए, फ्लोर्स मतलब जैसे बिल्डिंग के फ्लोर्स होते हैं, अलग अलग माले होते हैं, वैसे असंख्य प्रतर है। एक प्रतर में असंख्य श्रेणियां हैं। श्रेणियां माने रोज लाइंस आप पकड़ सकते हैं। एक श्रेणी में असंख्य गोले हैं, एक गोले में असंख्य शरीर है, और एक शरीर में अनंत जीव है। आप कल्पना करके देखिए, आपको अगर एक रूम में बंद कर दिया जाए और आपको एक टाइट रस्सी से बांध दिया जाए, और आपको सिर्फ अकेले ना बांधा जाए लेकिन आपको एक साथ 100 लोगों के साथ बांध दिया जाए, तो सोचिए कितना सफोकेशन होगा। और आपको कंपल्शन किया जाए, फोर्सफुली ऐसा बोला जाए कि आप 100 लोगों ने, सब लोगों ने एक ही साथ सांस लेना है और एक ही साथ सांस छोड़ना है, तो सोचिए कितना पीड़ादायक होगा ये। और ये तो मैंने आपको अनंतकाय के दुखों की आंशिक कल्पना मात्र दी है। अब ऐसे ईस्ट को टन्स की मात्रा में यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। टन्स मतलब 1 टन मतलब 1000 किलो। अभी टन्स की मात्रा में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब ईस्ट को कहाँ पर डालेंगे, तो लिया जाता है गर्म पानी, उसके अंदर डाली जाती है शक्कर, और फिर उसके ऊपर ईस्ट को स्प्रिंकल किया जाता है। अब ये ईस्ट का एक खासियत है कि इसे मीठा बड़ा पसंद है, जैसे हमें पसंद होता है। तो ये क्या करता है, शक्कर में से ये ग्लूकोज को निचोड़ता है, खाता है, मतलब इसका आहार ग्लूकोज है। ग्लूकोज का जो मीठापन है वो इसे बहुत भाता है, जिसके कारण वो उसका आहार करता है। और
उस शुगर को ब्रेक डाउन करना इसका काम है। ब्रेक डाउन करना मतलब हमारी भाषा में आहार करके जो डाइजेशन करके निहार करते हैं वो। अब ये निहार मतलब एक्सक्रीटा के तौर पे ये यीस्ट निकालता है दो पदार्थ, एक तो खट्टा मीठा एसिडिक तरल पदार्थ जो कि थोड़ा चिपचिपा चिकना सा होता है, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 जो कि गैस होता है। अब ये होने के कारण आपने देखा होगा पाव और ब्रेड में बहुत बार होल्स हो जाते हैं छोटे छोटे। ये क्यों होते हैं? इसी गैस के कारण। और साथ में ये एसिडिक जो पदार्थ है उसके कारण आपको जो चिपचिपाहट चिकनाहट और साथ साथ में एक खट्टा मीठा सा जो टेस्ट आता है वो इसके कारण आता है। इसका अर्थ हम क्या खा रहे हैं? तो हम इस ईस्ट के निहार को खा रहे हैं। अब ये क्या खाने योग्य है भी या नहीं, ये हमें खुद से ही सोचना होगा, खुद से ही हमें पूछना होगा कि हमने कितना सबस्टैंडर्ड क्वालिटी का पदार्थ अब तक खाया है मैदे के फॉर्म में। अब किया क्या जाता है कि ये जो ईस्ट का फर्मेंटेशन हो गया और गेहूं को भिगा के रखा जाता है। पहले तो गेहूं को भिगा के रखेंगे और अगर एक नाइट पसार हो गया, एक रात्रि पसार हो गई, तो पानी का अंश रहने के कारण उसमें असंख्य दो इंद्रिय जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। मतलब प्रथम तो हमने जीवों की उत्पत्ति की और फिर जीवों के जन्म मरण के भी उत्तरदायी हम ही रहे। और ये गेहूं को भिगाया क्यों जाता है? क्योंकि गेहूं के ऊपर एक टफ सा कवरिंग होता है जिसको हम हस्क बोलते हैं इंग्लिश में, और ये हस्क को पूरी तरह से निकाल के उखाड़ के फेंकना होता है ताकि मैदे का फाइन पाउडर बने। अब होता यह है कि एक साइड जो ईस्ट ने जो पानी और शक्कर के साथ मिलके जो फर्मेंटेशन किया है वो घोल और ये गेहूं को मिक्स किया जाता है। उसके बाद गेहूं को सुखाकर उसको बाद में पीस कर फाइन पाउडर करते हैं जिसको हम मैदा बोलते हैं। मतलब वितराग की दृष्टि से यहाँ पर अनंतकाय की विराधना हुई, और केवल अनंतकाय की विराधना नहीं हुई, असंख्य दो इंद्रिय जीवों की उत्पत्ति भी हुई और उनके जन्म मृत्यु का जो पूरा चक्र हुआ उसके भी रिस्पॉन्सिबल हम लोग ही ठहरे। तो अब हमें चयन करना होगा, क्या हम और मैदा प्रोडक्ट्स खाना चाहते हैं? तो नेक्स्ट फ्राइडे मिलेंगे ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो जागो जैनो जागो इस सीरीज़ में आप सब जागरूक हो और जिन आज्ञा अनुसारी आहार करे, भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक रखे। ऐसी ही शुभ मंगल कामना के साथ आज आपसे विदाई लूँगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अवश्य से उसको लाइक कीजिएगा। जितने ज़्यादा साधर्मिकों तक आप शेयर कर सके उतना शेयर कीजिएगा। अपने व्यूज़ भी कमेंट्स के माध्यम से मुझे अवश्य से बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले यदि मुझे कोई इम्प्रूवमेंट्स करने हो तो। और यदि आपको किसी विशेष खाद्य पदार्थ के विषय में जानना भी हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और साथ में अगर आप नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य से प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम पाप की प्रभावना तो बहुत करते हैं पर हमें धर्म की प्रभावना करने के मौके बहुत कम मिलते हैं। तो इस सुकृत में अवश्य सहभागी होइएगा। प्रणाम, जय जिनेंद्र। मिलते हैं अगले शुक्रवार को अगले वीडियो के साथ और अगले खाद्य पदार्थ के साथ। तब तक परमात्मा से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपको सत्व दे, पुरुषार्थ दे, जिससे आप मैदे का त्याग कर सके, मैदे के प्रोडक्ट्स का त्याग कर सके। हो सके तो आजीवन के लिए, ना हो सके तो एक वर्ष के लिए अथवा कुछ महीनों के लिए आप जैसे जैसे अभिग्रह धारण करके मैदे के प्रोडक्ट्स को अपने जीवन में से दूर कर सके उतना अच्छा ही होगा, उतना हम जिनेश्वर परमात्मा के सिद्धांतों के और निकट जाएंगे। तो ऐसी ही शुभ मंगल प्रार्थना के साथ प्रणाम, जय जिनेंद्र।